दीदी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम में हम सोमवार से शुक्रवार शाम के 6 बजे कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए अहम विषय आपके लिए लेकर आते हैं, जिस पर विशेषज्ञ मेहमानों से हमारी विस्तार से चर्चा होती है। उन विषयों से जुड़े हुए सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए जुड़ सकते हैं या फिर ईमेल पर भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको आज के कार्यक्रम के विषय के बारे में बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में आज जिन विषयों पर चर्चा होगी वो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और इसके साथ ही रबी मक्का की खेती। ये दो महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और इस कार्यक्रम में शामिल होकर अपने सवाल पूछ सकते हैं। नोट कर लें हमारे टोल फ्री नंबर जिन पर आप कॉल कर सकते हैं 1800-113060 और 1800-113061। ये टोल फ्री नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बातचीत के दौरान टीवी की आवाज बंद रखनी है और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए हमसे बातचीत करना है। इससे बातचीत में रुकावट नहीं आती है। आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको कि ईमेल आईडी के जरिए भी सवाल भेज सकते हैं आप हमें। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। तो आप ईमेल भेज सकते हैं, सवाल भेज सकते हैं, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिए कि सवाल के साथ साथ अपने नाम और जिस क्षेत्र से आप ताल्लुक रखते हैं यानी कि जिला और राज्य वो भी जरूर लिखें। और इसके अलावा यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और मिलवाते हैं आपको हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर योगेश रौंदर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि सहायक आयुक्त है सिंचाई कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही डॉक्टर सीएम परिहार भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, वरिष्ठ वैज्ञानिक शस्य विज्ञान विभाग IRI पूसा नई दिल्ली से। डॉक्टर परिहार आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हेलो किसान कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं। और जहां तक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात है तो सिंचाई यानी कि पानी जो है ये एक मुख्य आदान है और हर खेत को पानी चाहिए ताकि जो फसल है वो अच्छी हो। लेकिन हर जगह पानी की उपलब्धता उस तरह से नहीं है जितनी की आवश्यकता होती है। ऐसे में सरकार द्वारा खास तौर पर योजनाएं चलाई जा रही है। इस योजना से किसानों को किस तरह से लाभ है। तो डॉक्टर योगेश समझना चाहेंगे आपसे कि ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है इसके बारे में हमें बताएं कि किस तरह से किसानों को सहायता पहुंचाने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। क्या क्या मुख्य उद्देश्य है इस योजना के? योजना में चार कंपोनेंट है। इस योजना को बहुत ही हमने बड़े विस्तार में चलाने के लिए अलग अलग मंत्रालयों का सहयोग लिया हुआ है, जिसमें जो है वाटर रिसोर्सेस मिनिस्ट्री, कृषि मंत्रालय और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ये तीनों का सहयोग से ये योजना एक बड़े लक्ष्य के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है। जो वाटर रिसोर्सेस मिनिस्ट्री है 2 कंपोनेंट को इम्प्लीमेंट कर रहा है, जिसमें कि हर खेत को पानी तथा AIBP एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, ये 2 प्रोग्राम है। और कृषि मंत्रालय जो है वो प्रति बूंद अधिक फसल को कार्यान्वित कर रहा है। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है बंधारा विकास को कार्यान्वित कर रहा है। बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना जो है इसके तहत आप किस तरह से लाभ ले सकते हैं, कहां पर आप संपर्क कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार सराहनीय प्रयास कर रही है। सरकार का मकसद हर खेत तक पानी पहुंचाना है।
इसी मकसद को पूरा करने के लिए 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय वाली योजना है। केंद्र सरकार इस योजना के कुल संभावित खर्च का 75% हिस्सा वहन करती है, बाकी बोझ राज्य सरकारें उठाती हैं। वो कृषि क्षेत्र जो ऊंचाई वाले स्थान पर हैं, उसके लिए केंद्र सरकार 90% खर्च और राज्य सरकारें 10% खर्च वहन करती हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कई घटक हैं। पहला है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP। दूसरा घटक है हर खेत को पानी। तीसरा घटक प्रति बूंद अधिक फसल सिंचाई योजना है और चौथा घटक है पनधारा विकास। इसमें पानी के परंपरागत तालाबों का नवीनीकरण किया जाता है। योजना का फायदा लेने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर ही कृषि सलाहकार या कृषि पर्यवेक्षक के पास जाकर सब्सिडी का फॉर्म भरना होता है। फिर ये फॉर्म जिला कृषि विभाग में जमा होता है। सब्सिडी मंजूर होने पर विभाग की ओर से आपको मैसेज मिलेगा और फिर आप इस योजना का फायदा ले सकते हैं। आप चाहें तो सब्सिडी का फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग राज्यों में कृषि विभाग की वेबसाइट पर फॉर्म उपलब्ध होगा। इस योजना का फायदा लेने के लिए किसानों के पास कृषि योग्य जमीन होनी चाहिए। योजना के लिए आवेदक का आधार कार्ड, पहचान पत्र, किसानों की जमीन के कागज, जमीन की जमाबंदी, बैंक अकाउंट पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर की जरूरत होती है। ज्यादा जानकारी के लिए जिला या ब्लॉक के कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर भी बात की जा सकती है। तो ये थी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से जुड़ी एक अहम रिपोर्ट। और आइए अब बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और रबी मक्का की खेती की बात करें तो डॉक्टर उससे पहले डॉक्टर परिहार बताएं हमें, जो मक्का है वो बहुत ही अहम फसलों में से एक है हमारे देश के लिए। ऐसे में इसकी क्या अहमियत है पोषण के लिहाज से और किसानों की आमदनी के लिहाज से इसकी जो खेती है वो क्या मायने रखती है, आपसे हम समझना चाहेंगे। मक्का की जो खेती है सभी किसान भाई जहाँ भी, क्योंकि ये भारतवर्ष में भी एक तीसरी महत्वपूर्ण फसल है चावल और गेहूं के बाद में, तो मक्का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। और किसान भाइयों की आमदनी के हिसाब से अगर बात करें तो ये और एक ये इसको डे न्यूट्रल प्लांट हम जिसको कह सकते हैं, जो हर सीजन में इसकी बुआई होती है। खरीफ सीजन में भी बुआई होती है, रबी सीजन में भी होती है और कई कुछ क्षेत्रों में इसको स्प्रिंग सीजन में भी इसको बुआई होती है। तो अभी जो सीजन जो चल रहा है जिसमें कि किसान भाई लगभग अपनी बुआई कंप्लीट कर चुके हैं सारे भारतवर्ष में, वो रबी मक्का की फसल है। तो इसके लिए क्योंकि और न्यूट्रिशन की जो बात की, क्योंकि मक्का वो एक अच्छी न्यूट्रिशन वाली फसल है जिसमें कि सभी प्रोटीन भी अच्छा होता है। और जो प्रोटीन की क्वालिटी, जैसे कि आजकल मक्का में जो अच्छा वैरायटी जो डेवलप हुई है जिनको हम QPM वैरायटीज बोलते हैं, क्वालिटी प्रोटीन में, जिससे कि मक्का की क्वालिटी का जो ना इम्प्रूवमेंट हुआ है, जिसमें कि जो अमाइनो एसिड पहले डिफिशिएंट होते थे, कम मात्रा में होते थे पुरानी जो वैरायटी थी ट्रेडिशनल, उनमें अभी अच्छे से वो बहुत अच्छी न्यूट्रिशियस वैल्यू की वैरायटीज अभी उपलब्ध है हमारे भारत में। बिल्कुल, तो कई तरह की किस्में भी इसकी मौजूद है और समय क्षेत्र के अनुसार उन्नत किस्मों का चुनाव करना होता है और किस तरह की मांग है उसके आधार पर भी जो अच्छी किस्मों का चुनाव है वो अगर किसान करेंगे तो उन्हें अच्छा जो फल है वो मिलेगा। इस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। रबी मक्का की खेती के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है जानेंगे आपसे, लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। मक्का की खरीफ और रबी दोनों फसलें ली जाती हैं। जहां सिंचाई के साधन है वहां रबी मक्का की अगेती खेती की जा सकती है। रबी मक्का की बुआई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक की जाती है। वैसे तो हर तरह की मिट्टी में इसे उगाया जा सकता है, लेकिन जल निकासी वाली बलुई मटियार से दोमट मिट्टी जिसका pH मान 6.5 से 7.5 हो, इसमें बढ़िया पैदावार मिलती है। मक्का की संकर प्रजातियों के लिए 18 से 20 किलो बीज तो संकुल प्रजातियों के लिए 20 से 25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर तो पौध से पौध की दूरी 18 से 20 सेंटीमीटर रखें।
सिंचाई की बात करें तो रबी मक्का में 4 से 5 सिंचाई करनी होती है। पहली सिंचाई बुआई के 25 से 30 दिन बाद, दूसरी 55 से 60 दिन बाद, तीसरी 75 से 80 दिन बाद, चौथी 110 से 115 दिन बाद और पांचवी सिंचाई 120 से 125 दिन बाद करें। फसल में भुट्टे में दाना भरते समय खेत में नमी का खास ख्याल रखें। इसके अलावा समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। मक्के की फसल में तना बेधक कीट और पत्ती लपेटक कीट की रोकथाम के लिए कार्बेरिल की 2.5 मिलीलीटर दवा का घोल 500 लीटर पानी में बनाकर फसल पर छिड़काव करना चाहिए। जी हाँ, तो रिपोर्ट आपने देखी और इसके बारे में बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। उनका सवाल पहले ले लेते हैं। राकेश कुमार जी सिरसा हरियाणा से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्कार मैडम। हेलो। हाँ जी, नमस्कार मैडम जी नमस्कार राकेश जी, आप अपना सवाल पूछें। मक्के को कीड़ा बहुत लग रहा है जी, कौन सी दवाई करें इसको जी? और अच्छा। बटवार नहीं कर पा रहा। ठीक है, डॉक्टर परिहार बताएं, कीड़े लग रहे हैं मक्का में अभी जो कीड़ा लग रहा होगा वो फाल आर्मी वर्म होगा, और उस कीड़े की जो रोकथाम के लिए 2-3 दवाई है बाजार में बहुत मात्रा में उपलब्ध है। उसको इमामेक्टिन बेंजोइड नाम की एक दवाई आती है, उसको 0.4 ml पर लीटर वाटर में मिला के और उसका स्प्रे किया जा सकता है। स्प्रे में जो मेरा सुझाव रहेगा कि जिस पौधे पे जैसे कि आपको छेद दिख रहे हैं उसमें उसके जो स्प्रे करो उसी पौधे पे करो, और वो करो कि उसकी वर्ल्ड में वो जो आप स्प्रे कर रहे हो वो उसके अंदर चला जाए, क्योंकि वो कीड़ा जो होता है फाल आर्मी वर्म होता है जो एक ब्लू कलर का होता है, उसको आप पूरे पौधे को अगर ऊपर से हटा के पत्तियां हटा के देखोगे तभी दिखेगा, मतलब वो उसके अंदर छुपा रहता है। तो उसको स्प्रे करते समय ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। दूसरी कई और भी दवाई है, जैसे कोराइजन नाम की दवाई भी आती है जिसको भी आप 0.4 ml पर लीटर वाटर में डाल सकते हैं। एंड स्पेनेटोरम नाम का एक और भी दवाई आती है जिसको भी आप 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से मिला के और इस कीड़े के लिए स्प्रे कर सकते हैं। यही मुख्य कीड़ा है जो कि पर्टिकुलरली हमारे नॉर्थ इंडिया में अभी की सीजन में आ रहा है। पहले जैसे पिंक स्टेम बोरर भी आता था, वो अभी कीड़ा बहुत कम है, लेकिन ये कीड़ा ही अभी आ रहा होगा, तो इसकी लिए आप ये स्प्रे करें। और जो वृद्धि रुकी हुई है उसके लिए आप उसमें फ्रीक्वेंट पानी दे। और बिल्कुल, अच्छे बढ़वार के लिए सिंचाई की जो उचित व्यवस्था है वो भी करनी बेहद जरूरी है। तो राकेश जी, उम्मीद है कि जो सुझाव यहाँ पर डॉक्टर परिहार से आपको मिला है उस पर आप अमल जरूर करेंगे और कीड़ों की समस्या से आपको छुटकारा भी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं नंदस्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। आइए उनसे बात करते हैं। नंदस्वरूप जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्ते मैडम, मैं जानना ये चाहता हूँ जो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है, तो क्योंकि किसानों के लिए डीजल बड़ा महंगा है, बिजली रात में आती है, दिन में सिंचाई हो नहीं पाती, कभी कट जाती, तो ऐसी जगह में जो सोलर पंप का योजना है जो सरकार की, तो इसका लाभ हम कैसे? बात दूसरी चीज और जानना चाहता हूँ, महत्वपूर्ण है, क्योंकि पानी की दिक्कत होती है, तो एक खेत से दूसरे खेत को हम पानी ले जाते हैं, कच्ची नाली के माध्यम से ले जाते हैं, तमाम पानी बर्बाद होता है, तो उसके लिए कौन सी योजना है एक दूसरे खेत तक पानी पहुँचाने की? जी डॉक्टर योगेश बताएं। जो आपके 2 सवाल है, एक तो आपका है कि सोलर पंप की आपको आवश्यकता है और दूसरा आपको पाइप्स की आवश्यकता है। तो सोलर पंप के लिए एक पीएम कुसुम योजना है जो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कार्यान्वित कर रही है। उसमें आपको सोलर पंप के लिए आप आवेदन करें। आपकी राज्य सरकार में एक रिन्यूएबल एनर्जी विभाग है, उसमें आप ऑनलाइन माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं और आपको सोलर पंप आपके जो भी रिक्वायरमेंट है 2 HP 5 HP जितना भी रिक्वायरमेंट है आप उसको एप्लीकेशन के साथ दे सकते हैं जी। दूसरा आपका पाइप की आवश्यकता है, तो पाइप्स के लिए आप जो है PM-KSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जो भी वहाँ पे जिला कृषि अधिकारी है या जिला उद्यान अधिकारी है उनके पास आप जानकारी लीजिए, ऑनलाइन माध्यम से आप एप्लीकेशन करिए और आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बिल्कुल नंदस्वरूप जी, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं और ईमेल के जरिए जो सवाल हमारे पास पहुंचा है उस सवाल को यहाँ पर शामिल करते हैं। बिहार बेगूसराय से सवाल पूछा है कि
मक्का में पत्तियां झुलस रही है, इनकी रोकथाम कैसे की जा सकती है? तो बताएं हमें कि किस तरह से जो पत्तियां हैं वो झुलस रही है उसकी रोकथाम करें। जो मक्का में जो पत्तियां झुलस रही है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, वो शायद इन्होंने पानी भी दिया होगा। पानी देने के बाद उसमें इन्होंने नाइट्रोजन भी डाल दिया होगा। अच्छा। और उसके बाद जो तापमान है वो नीचे चला गया होगा, उसकी वजह से झुलसने का कारण हो सकता है अभी जो। तो इसलिए मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है, पर्टिकुलरली जहाँ पे कि तापमान नीचे जाता है और पाला गिरता है, वहाँ पे वो अभी जो नत्रजन है जो आपको डालना है वो उसको आप अभी थोड़ा नहीं डालें, उसको जनवरी में जहाँ टेम्परेचर स्टेबल हो जाए और ठीक ठाक हो जाए तब उसको डालना चाहिए। तो उसके लिए उनको अभी तो सिर्फ है कि जब, क्योंकि पाले की आजकल संभावना के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन भी रहती है, तो उससे पहले आपको उसको लाइट इरिगेशन मक्का में देते रहें और उससे कि आपका फसल ठीक रहेगी। और उसके बाद जब नॉर्मल तापमान हो जाएगा तब आप उसमें जो नत्रजन की मात्रा है उसको डालना चाहिए। ये ही कारण वहाँ हो सकता है। अगर कीड़े का प्रकोप है जिसके बारे में मैंने जो बताया है, जो दवाइयाँ उपलब्ध है, जैसे उनमें छेद हो रहे हैं पत्तियों में, तो वो दवाई फाल आर्मी वर्म की दवाइयाँ जो मैंने बताई है उनको आप डाल सकते हैं। बिल्कुल। तो मनोहर पासवान जी, मुझे उम्मीद है कि इस सलाह पर आप जरूर अमल करेंगे और जो आपको फायदा है वो भी जरूर इससे होगा। बहरहाल हमारी चर्चा जारी रहेगी और इस बीच आप भी इसी तरह से हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। और अगर फोन लाइन आपको व्यस्त मिले, आपका कॉल नहीं लग रहा है, तो ईमेल आईडी पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं, अपने नाम और जिला और राज्य के बारे में लिखकर। और इसी तरह से अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहें। लेकिन इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम रबी मक्का की खेती और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़ी हुई जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। इसके अलावा ईमेल के जरिए भी अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका सवाल लेते हैं। विपिन जी इस वक्त सागर मध्य प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विपिन जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी मैम नमस्ते, हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों को भी नमस्ते। और मेरे सवाल दोनों विषय पर हैं जी। पहला सवाल मैम मेरा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से जुड़ा हुआ था कि इसमें ड्रिप जो सिस्टम रहता है इसमें भी क्या अनुदान मिलता है? रिपोर्ट में तो बताया गया कि हाँ मिलता है, तो कितना % मतलब किसान को देना पड़ेगा और कितना सरकार उठाएगी, इसके बारे में मुझे जानना था। और प्रक्रिया कितने दिनों में मतलब किसान को मिल जाएगा, इसके बारे में मुझे जानना है। और दूसरा सवाल मैम ये था कि मक्के की खेती हमारे यहाँ पे खरीफ में लगाते हैं लेकिन रबी में नहीं लगाते हैं, तो क्या रबी में भी यहाँ मध्य प्रदेश में लगा सकते हैं? और कहा जाता है कि जहाँ पर मक्का बोए वहाँ पर गेहूं की पैदावार कम होती है, तो इसके बारे में मुझे जानना था। अच्छा ठीक है, आपके दोनों सवालों के जो जवाब है वो लेंगे यहाँ पर। तो आइए पहले डॉक्टर योगेश से हम जानते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में और खासतौर पर ड्रिप इरिगेशन के बारे में आप जानना चाहते हैं। जी बताएं।
ड्रिप इरिगेशन के लिए आप ऑनलाइन माध्यम से मध्य प्रदेश में अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको छोटे किसानों के लिए 55% की सब्सिडी दिया जाता है और बड़े किसानों के लिए 45% की सब्सिडी दिया जाता है। और इसमें आप अपने पसंदीदा डीलर के साथ आप बैठ के आप एप्लीकेशन कराइए और उसी के माध्यम से उसका डिज़ाइन और सारा इंस्टॉलेशन करा के आप उसका फिर डिपार्टमेंट के साथ वेरिफिकेशन करके उसका सब्सिडी का आप जो है ग्रहण कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो जाना आपने कि ड्रिप इरिगेशन का लाभ आप किस तरह से ले सकते हैं। डॉक्टर परिहार, अब बताएं कि जो सागर मध्य प्रदेश है, क्या वहां पे रबी मक्का की खेती की जा सकती है कि नहीं? और जो दूसरा सवाल इनका था कि उनके मन में शंका ये है कि अगर मक्का की खेती करते हैं तो गेहूं की पैदावार कम हो जाएगी, तो क्या ये सच है? मक्का की पहली बात तो इन्होंने पूछी है कि मक्का की खेती क्या वहाँ पे हो सकती है क्या? जब खरीफ सीजन में मक्का की खेती हो रही है तो रबी सीजन में वहाँ मक्का की खेती हो सकती है। वो इस बात पे आपको डिपेंड करेगी कि आपके पास सिंचाई की सुविधा अच्छे से अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि खरीफ सीजन में तो हम रेनफेड में भी जो कि मानसून पे भी निर्भर रह के खेती कर सकते हैं, लेकिन जो रबी सीजन में जो भी मक्का की बुआई करेंगे उसके लिए हमें नॉर्थ इंडिया में तो कम से कम ये कि मानसून के बहुत ही कम चांस है कि कोई बारिश एक आधी हो जाए, तो बाकी नहीं होती है। तो इसलिए आपको सिंचाई की सुविधा आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। और क्योंकि जब खरीफ सीजन में हो रही है तो इसका मतलब आपकी जो भूमि है वो मक्का के लिए सूटेबल है, तो उसमें खेती की जा सकती है। दूसरी बात ये पूछ रहे हैं कि क्योंकि कोई भी एक फसल चक्कर का एक जो है ना नॉर्मल सिद्धांत है कि किसान भाई इसको बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई दाल वाली फसल बोएंगे उसके बाद तो जो दाने जो सीरियल को उगाएंगे, तो इसलिए अगर मेज के बाद कोई भी सीरियल क्रॉपिंग सिस्टम होगा तो उसमें उत्पादकता पे प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो भूमि में पोषक तत्वों को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और भूमि कमज़ोर होती है। तो ये प्रिंसिपल हमको फॉलो करना पड़ेगा। अगर मेज के बाद आप गेहूं ले रहे हो तो गेहूं और मेज के बीच में फिर अगर आपके पास कोई जैसे मूंग बीन या कोई फसल लगाने का ऑप्शन है जो दलहनी फसल है, तो आपकी उत्पादकता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट ये नॉर्मल और जनरल प्रिंसिपल है जो कि किसान भाई अच्छे से जानते हैं और हमें ध्यान रखना चाहिए कि। तो डॉक्टर परिहार, यहाँ पे लगे तो ये भी जानना चाहेंगे कि रबी मक्का के लिए उपयुक्त मिट्टी और जलवायु किस तरह की होती है, और खासतौर पे रबी मक्का की बात करें तो क्या वो किस्में अलग होती है जो खरीफ मक्का की होती है? अगर ऐसा है तो कौन कौन सी किस्में लेनी चाहिए? नहीं, नॉर्मली जो क्योंकि मक्का जो है ना डे न्यूट्रल प्लांट है, तो जो ज्यादातर जो किस्में हैं वो दोनों ही सीजन में उगाई जाती है। तो किस्मों के बारे में किसान भाई को ज्यादा वो चिंता करने की जरूरत नहीं है। और भूमि में बिकॉज जो न्यूट्रल होनी चाहिए, जिसका पीएच 6.5 से 7 के बीच में होना चाहिए, और अच्छा उसमें कार्बन कंटेंट भी जो अच्छे से होना चाहिए, तथा पोषक तत्वों की वो अपने कहीं भी आपके जो स्टेट लेवल पे या अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई अगर फैसिलिटी है जो भूमि को जो एनालिसिस करवा सकता है, टेस्टिंग करा सकता है, तो वो टेस्टिंग करा लेना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा लवणीय और ज़्यादा जो अम्लीय मृदा नहीं होनी चाहिए, मृदा न्यूट्रल होनी चाहिए। तो मृदा में वो न्यूट्रल मृदा का जो पीएच है वो होने पे मक्का को पैदावार की सफलतापूर्वक खेती की जा सकती है मक्का की। बिल्कुल, आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। आनंद प्रताप सिंह गोंडा उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी, हमारा सवाल है कि जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री सिंचाई कृषि योजना जो है, इसके अंतर्गत गांव के अगर आसपास में कोई सरकारी या नजूल भूमि अगर उपलब्ध है, क्या उसमें भी योजना का लाभ दिया जा सकता है, उसमें खुदवाया जा सकता है? ऐसा कोई प्रावधान है? इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिए। ठीक है, डॉक्टर योगेश। अगर आपके गांव में कोई सरकारी ज़मीन है और उसमें आपको योजना का लाभ लेना है, तो आपको ग्राम पंचायत की मंजूरी के साथ में आप वहाँ पे किसानों का समूह बना के तालाब की आप एप्लीकेशन करके वहाँ पे तालाब बना के फिर उसमें से पानी का सिंचाई का उपयोग आप अपने खेत में कर सकते हैं। जी,
डॉक्टर योगेश, जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जो मुख्य घटक हैं उनमें AIBPN के जो त्वरित सिंचाई से जुड़ी जो योजना है वो क्या कहती है, क्या है उसके तहत? त्वरित सिंचाई योजना जो है वो बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाओं को पूर्ण करने के बारे में है। तो इस योजना में जो 99 बड़ी सिंचाई योजनाएं हैं जो कि बहुत दिनों से कार्यान्वित हो रही है लेकिन पूर्णता पे नहीं जा रही है, तो इनके लिए फंडिंग का प्रोविजन हमने कराया और इनको पूर्णता करने के लक्ष्य से हम इसमें आगे तत्पर है। तो अभी अब तक की जो रिपोर्ट है उस हिसाब से 45 योजनाएं जो है पूर्ण हो चुकी है जी, और बाकी योजनाओं पे कार्य जो है बहुत ही शीघ्र गति से हो रहा है। बिल्कुल। तो इसी तरह से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं या फिर रबी मक्का की खेती के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं 1800-113060 या 1800-113061 पर। इसके अलावा hellokisan2015@gmail.com पर आप ईमेल भी भेज सकते हैं अपने नाम और स्थान के साथ। बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर परिहार आपसे जानना चाहेंगे कि रबी मक्का की खेती जो किसान कर रहे हैं, जैसे कि आपने हमें शुरुआत में ही बताया कि वो बुआई कर चुके होंगे, तो इस वक्त खेतों में किस तरह की जो बातें हैं उनका ध्यान रखना जरूरी है, यानी कि जो फसल प्रबंधन है वो किस तरह से करें इस वक्त? फसल प्रबंधन में जो किसान भाइयों को जो ध्यान रखना है, पहला बात है कि खरपतवार का प्रबंधन करना। तो खरपतवार के लिए किसान भाइयों के पास अगर उनके जो मैन पावर उनके पास अवेलेबल है तो वो मैनुअल वीडिंग कर सकते हैं। उसके बाद उसके अलावा उनको अगर चौड़ी पत्ती और संकरी पत्ती के मिक्स जो खरपतवार उनके खेत में है तो वो जैसे 2,4-D और 0.5 ग्राम एंड एट्राजिन 0.5 ग्राम के हिसाब से वो अपने स्प्रे टैंक मिक्स करके उसका स्प्रे कर सकते हैं। उसके अलावा कई और भी पोस्ट इमरजेंसी जिनको हर्बिसाइड बोलते हैं वो भी बाज़ार में उपलब्ध है। जैसा कि अगर वो आपके पास उनके मोथा जो एक वीड होता है, खरपतवार होता है, वो अगर वहाँ पे है तो उसके लिए वो हेलोसल्फ्यूरोन, हालांकि इस सीजन में वो मोथे का प्रकोप कम होता है, बट अगर किसी के में है तो वो हेलोसल्फ्यूरोन नामक एक वो दवाई आती है, उसका स्प्रे किसान भाई कर सकते हैं, जिसकी भी 67.5 AI एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर के हिसाब से अप्लाई करने की रेट है। और कई और भी हर्बिसाइड मार्केट में अवेलेबल है, जिसका कि लोडिस ट्रेड नेम से अवेलेबल है और टिंजर नाम के उससे अवेलेबल ट्रेड नेम से भी अवेलेबल है। तो किसान भाई तो इन खरपतवार नाशी जो है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और खरपतवारों से छुटकारा पा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। मनोहर जी महाराष्ट्र से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्ते जी, नमस्कार। हाँ, रबी मक्का में खतों की मात्रा कैसी दी जा सकती है? जी मनोहर जी, एक बार फिर से अपना सवाल कृपया दोहरा दें, आपकी आवाज बहुत धीमी मिल रही है हमें। हेलो जी। हाँ, जी रबी मक्का में खतों की मात्रा कैसी दी जा सकती है? जी डॉक्टर परिहार। खरपतवार जी क्या पूछा, मैं समझ नहीं पाया। खरपतवार नियंत्रण के लिए आप एक बार फिर से इन्हें सुझाव दें। खरपतवार के जो प्रबंधन के बारे में जो मैंने पहले बताया कि आप अगर जैसे मैनुअल वीडिंग तो आप सब जानते हैं कि आप उसको मैनुअल वीडिंग कर सकते हैं। उसके अलावा कई हर्बिसाइड जो बाजार में अवेलेबल है, अगर आपके खेत में चौड़ी पत्ती और संकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं तो उसके लिए आप 2,4-D और एट्राजिन का मिक्स करके भी उसको पोस्ट इमरजेंस 0.5 उसके ग्राम के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं पर हेक्टेयर में। और दूसरा जो कई और पोस्ट इमरजेंसी हर्बिसाइड्स है जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि हेलोसल्फ्यूरोन है, वो अगर आपके में जैसे मोथा हर्बिसाइड वो है खरपतवार है तो उसको यूज करें, तथा लोडिस और टिंजर नाम के दूसरे खरपतवार नाशी भी बाजार में अवेलेबल है, तो उनको भी आप अपने खेत में डाल सकते हैं और खरपतवारों का प्रबंधन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मनोहर जी, मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा और किस तरह से खरपतवारों से आप छुटकारा पा सकते हैं ये आपने जान लिया होगा। आगे बढ़ते हैं और ईमेल से जो सवाल आया है उसे शामिल करते हैं। राकेश सचान जी ने सवाल भेजा है हमीरपुर उत्तर प्रदेश से। इनका सवाल ये है डॉक्टर योगेश की, क्या इस योजना में सोलर पंप भी लगा सकते हैं, कब और किससे संपर्क करें?
सोलर पंप के लिए मैंने पहले भी बताया है कि एक पीएम कुसुम योजना है जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है कार्यान्वित कर रहा है। इसमें आप ऑनलाइन माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं और आपकी जितनी भी आवश्यकता है उतने एचपी का पंप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें 2 तरह के पंप आजकल बाज़ार में है जिसमें कि पहले तो आप जो है सिंचाई के लिए भी उनको उपयोग कर सकते हैं और दूसरा ग्रिड कनेक्टेड पंप भी आजकल है। तो अगर आपको उसमें से जो बिजली पैदा हो रही है वो बिजली की अगर आवश्यकता नहीं है तो आप उसको ग्रिड में कनेक्ट करने से आप उसमें से पैसे का लाभ भी ले सकते हैं। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगला ईमेल यहाँ पर शामिल करते हैं। अगला ईमेल भेजा है पप्पू जायसवाल जी ने और बिहार पूर्णिया से। इन्होंने लिखा है कि मेरे पास 1 एकड़ खेत है, इसमें मक्का लगाया हूँ, लेकिन मेरे मक्के के पौधे में हरापन नहीं है, पीला है, इसे कैसे दूर करें? तो डॉक्टर परिहार क्या सुझाव देंगे आप इन्हें? अभी पीलापन उसमें, क्योंकि अभी तापमान नीचे जा रहा है तो अभी उसमें पीलापन रहेगा। तो उसके लिए आप उसमें भी, मेरा जो सुझाव है कि आप उसमें भी अगर तापमान नीचे है तो उसमें आप कोई भी नाइट्रोजन भी नहीं मत डालिए। सिर्फ उसको रेगुलर इंटरवल पे, मतलब थोड़े थोड़े दिनों में 1 वीक पे उसको हल्का पानी उसको देते रहिए। और जब तापमान नॉर्मल हो जाए, जैसे जनवरी एंड में अंत में, तब आप उसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा है, जैसे कि 1/3 हम अप्लाई करते हैं, तो 1/3 जो बची हुई मात्रा है पहली 1/3 उसको आप जब अप्लाई करिए और उसके बाद उसमें पानी दे दीजिए, तब आपका हरापन अच्छे से, बिकॉज ये आपका जो अभी जो है येलोनेस और पीलापन वो तापमान की वजह से है, जो मैं समझ पा रहा हूँ। अगर भूमि में कोई पोषक तत्व की कमी है तो उसके लिए आप, हालांकि मेरे हिसाब से आपने पहले से ही उसको आप अच्छे से जांच के आपको पता होगा कि आपकी भूमि उसके लिए उपयुक्त है। जी जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। सुमेध सिंह जी इस वक्त हमारे साथ महेंद्रगढ़ हरियाणा से जुड़े हुए हैं। जी सुमेध जी, स्वागत है आपका। जी हम आपको सुन पा रहे हैं, कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। जी सुमेर जी, कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में रुकावट आएगी। जी टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। ठीक है, आइए जानते हैं डॉक्टर योगेश। टपक सिंचाई योजना में जो सिस्टम है, उसकी सिस्टम की कॉस्ट जो है वो लगभग 70,000 से 1,25,000, जो स्पेसिंग के हिसाब से आपकी जो क्रॉप है, आपकी जो क्रॉप है उसके अंतर के हिसाब से जो है उसका कॉस्ट आता है। और स्प्रिंकलर की कॉस्ट जो है वो 10,000 से 55,000 रुपया प्रति हेक्टेयर जो है आती है, वो भी जो है स्पेसिंग के हिसाब से आता है। तो इस आपकी क्रॉप के हिसाब से आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे डॉक्टर योगेश इस योजना के बारे में जानने के साथ ही टपक विधि और फव्वारा विधि के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या फायदा है इनका। जो टपक और फव्वारा सिंचाई पद्धति है ये आधुनिक पद्धतियों में गिनी जाती है। इनमें जो है जो इरिगेशन इंटरवल, मतलब जो है 2 इरिगेशन के बीच का जो अंतर है वो आप जो है मैनेज कर सकते हैं, जिससे कि पौधे के विकास में जो है पानी की कमी की वजह से जो पौधे का विकास जो है वो खंडित हो जाता है, उसमें रुकावट नहीं आती है, जिससे कि पौधे की जो विकास है कंटिन्यूअसली होता रहता है और आपको अच्छे तरीके से ज्यादा फसल, ज्यादा उपज भी मिलेगा, क्वालिटी भी अच्छा मिलेगा। और इसीलिए सरकार की तरफ से इसे प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। तो आप भी योजना का लाभ उठाते हुए टपक सिंचाई या फव्वारा सिंचाई को अपना सकते हैं। बहरहाल इसी के साथ वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। आप में से किसी का मोबाइल बज रहा है क्या? ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का
ये लो, उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में और इसके साथ ही रबी मक्का की खेती के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं 1800-113060 या फिर 1800-113061 पर। इसके अलावा ईमेल के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका सवाल लेते हैं। दीपक जी इटावा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। दीपक जी, सबसे पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में रुकावट आएगी। फोन लाइन के जरिए बातचीत करें और अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हेलो दीपक जी। हाँ जी, आवाज आ रही। जी जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, पूछिए अपना सवाल। जी जी, मेरा सवाल है जो मार्च में मक्का बोई जाती है हमारे यहाँ पे, उसकी प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं? जी जी बिल्कुल, और हम देख पा रहे हैं कि आपने ईमेल भी भेजा है तो आपका सवाल यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। जी डॉक्टर परिहार बताएं। जो मक्का के लिए जो अभी वो बात कर रहे हैं वो उस मक्का के लिए हम स्प्रिंग सीजन की जो जायद मक्का कह सकते हैं। तो उस मक्का के लिए आपको पहले तो जो भी मार्केट में अच्छी किस्म की उपलब्धता के बारे में आप अपने लोकेलिटी में, क्योंकि अभी आप उसको या तो पहले से आप उसको कहीं जैसे कि अपनी जो सरकारी एजेंसी है वहाँ से आप ले सकते हैं, HM10 है, HM11 है, या अपनी लोकेलिटी में कई प्रकार की आपको अच्छी किस्म की वैरायटी आप अपने जो भी वहाँ पे ग्राम सेवक हैं या जो भी स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है वहाँ भी जाके आप पूछ सकते हैं, क्योंकि वैरायटी वहाँ भी बहुत अच्छी अच्छी अवेलेबल होती है। लोकल तो इसलिए आपको, क्योंकि बाहर जाके बाहर की वैरायटी के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा और उसके लिए आपको कहीं दूसरे के लिए सलाह की जरूरत मेरे हिसाब से मैं नहीं समझता, क्योंकि आप हमने वहाँ लोकल में बहुत अच्छी वैरायटी अवेलेबल होगी और उससे पूछा जाए। अगर नहीं है तो आप जैसे भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान है वहाँ से भी आप मंगवा सकते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च IRI में भी बहुत अच्छी अच्छी किस्में हैं, वहाँ से भी आप अच्छी किस्म की मक्का की ले सकते हैं। लेकिन जायद मक्का के लिए कोई ऐसा स्पेशल कोई ऐसी वैरायटी नहीं है जो कि उसकी जायद के लिए ही उपयुक्त हो, क्योंकि जो भी हमारे अभी प्रोग्राम चल रहे हैं वो उनका मेन फोकस हमारा खरीफ सीजन की मक्का पे है और रबी सीजन पे है। तो इसलिए उन्हीं वैरायटी में से जो वैरायटी अच्छी है उसको हमें लगाना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर परिहार, इसके साथ ही जो मक्का है खास तौर पे स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, इनकी मांग भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है, तो इन्हें भी क्या रबी के सीजन में लगाया जा सकता है? इनकी खेती के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखें? हाँ, जो रबी के मौसम में ये किसी भी प्रकार की मक्का को लगाया जा सकता है, स्वीट कॉर्न हो, पॉपकॉर्न हो या बेबी कॉर्न हो, उसको लगाया जा सकता है। लेकिन किसान भाइयों, क्योंकि ये जो है जो स्वीट कॉर्न है, बेबी कॉर्न है, वो जनरली किसान भाइयों को उनकी मार्केट अवेलेबिलिटी भी देखनी चाहिए,
क्योंकि अगर ऐसे आप लगा दोगे और मार्केट आपके पास जैसे नहीं है या उसका मार्केटिंग आप नहीं कर पाओगे तो उसके लिए आपको फायदा मुनाफा नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपको पहले एश्योर करना चाहिए कि आपके पास इसकी मार्केट की अवेलेबिलिटी है, चाहे वो मीठी मक्का हो, स्वीट जिसको स्वीट कॉर्न बोलते हैं, या बेबी कॉर्न हो, वो आप लगा सकते हैं। बट उसके लिए आपको मार्केट अवेलेबिलिटी अच्छे से इंश्योर करना चाहिए, तभी आप उसको लगाना चाहिए। बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक अच्छा सवाल आया है मनीष राजौरा जी का, हालांकि उन्होंने स्थान नहीं लिखा है कि कहाँ से वो ताल्लुक रखते हैं। इनका सवाल ये है कि मक्के की ऑर्गेनिक खेती कैसे करें। तो जैविक खेती अगर किसान करना चाहते हैं तो किस तरह से की जाए? जैविक खेती के लिए ऑर्गेनिक खेती के जो भी बेसिक प्रिंसिपल है उनको फॉलो कर, अगर आप मानते हुए खेती करते हैं तो चाहे वो किसी भी फसल में वही प्रिंसिपल लागू होते हैं, जिसमें कि हमें जो अपने जो भी इनऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको हमें अवॉइड यूज करने से अवॉइड करना है, तथा हमें अच्छे से उसको जो भी ऑर्गेनिक सोर्सेज है हमारे पास और या मैक्सिमम हम ऑर्गेनिक सोर्स को यूज करना चाहिए, जिससे कि ऑर्गेनिक मक्का की खेती की जा सकती है। लेकिन हमें मक्का, क्योंकि मक्का का जो यूज होता है वो जनरली पोल्ट्री फीड पे होता है, तो किसान भाइयों को अपना मुनाफा भी देखना चाहिए और उनको अपने हिसाब से मतलब अच्छे से डिसीजन लेना चाहिए कि मेरे को, क्योंकि ऑर्गेनिक में 2-3 साल ये माना जाता है कि ऑर्गेनिक खेती के लिए आपको 2-3 साल में आपके उत्पादन कम होता है, तथा उसका एक ट्रांजिशन पीरियड भी होता है, क्योंकि जो इनऑर्गेनिक खेती जहाँ पे हो रही है उसको ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने के लिए कुछ टाइम पीरियड भी उसका स्पेसिफाइड है। तो उससे बिना, और आप अगर सर्टिफाइड नहीं करवाओगे तो उसका सर्टिफिकेशन नहीं है तो आपको कोई ऑर्गेनिक का अलग से एडवांटेज भी नहीं मिल पाएगा। और तो इसलिए आप ऑर्गेनिक खेती करने से पहले सारे मतलब जिनको कि प्रोस एंड कॉन्स जिसको हम बोलते हैं वो अच्छे से देख लें और उसके बाद आप ऑर्गेनिक खेती अच्छे से कर सकते हैं। इसमें कोई मतलब बुराई भी नहीं है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। जी जी, आइए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर योगेश आपसे जानना चाहेंगे कि जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है वो पूरे देश के लिए लागू की गई है और जो किसान है इससे लाभ भी उठा रहे हैं, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जो और भी ज्यादा मुश्किल भरा भौगोलिक इलाका कहा जाता है, उनके लिए क्या कोई खास प्रावधान किया गया है? पहाड़ी क्षेत्रों के लिए इस योजना में जो हमारी जो प्रति बूंद अधिक फसल है उसमें जो कॉस्ट नॉर्म्स है वो 25% ज़्यादा है। तो मतलब जो सिस्टम फव्वारा सिंचाई या ड्रिप सिंचाई 1 लाख रुपए में अन्य क्षेत्रों में आती है, वहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में उसकी कीमत के लिए जो है 1,25,000 रुपये तक की प्रोविज़न है। उसमें से सब्सिडी आपको 45 या 55 जो भी आपका क्राइटेरिया है उस हिसाब से आपको मिल सकता है। जी। उसी उपलक्ष्य में जो कम लो पेनिट्रेशन वाले स्टेट्स है उसमें भी हमने उसको 15% तक बढ़ा के दिया हुआ है, जिससे कि वहाँ के किसान भी इस योजना में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होके टपक सिंचाई का उपयोग ले कर सके। जी जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। धनेश जी छत्तीसगढ़ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनेश जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्कार जी नमस्कार, बताएं। जी धनेश जी हम आपको सुन रहे हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। क्या बोर खाने के लिए योजना आता है? किसके लिए, एक बार फिर से दोहरा दे अपना सवाल। बोर खाने के लिए, बोर खिलाने के लिए इरिगेशन। जी जी बताएं। जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जो हर खेत को पानी है, उस योजना के माध्यम से आप जो है बोरवेल के लिए सब्सिडी प्रोविजन कर सकते हैं। इसमें 2 तरह के हैं, एक इंडिविजुअल मतलब आप जो है वैयक्तिक अपने खुद के लिए बोरवेल के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं और जो है आप ग्रुप के माध्यम से भी जो है बोरवेल के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, जिससे कि आपको ग्रुप के माध्यम से जो है आपका ज़्यादा क्षेत्र में जाएगा और जो लागत है वो भी जो है बढ़ जाएगी, तो आपको फायदा ज़्यादा होगा। बिल्कुल। तो धनेश जी आपके सवाल का जवाब यहाँ पर आपको मिल गया और आइए अब हेलो किसान कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और एक ईमेल शामिल करते हैं। एक ईमेल भेजा है सदन बघेल जी ने बालाघाट मध्य प्रदेश से और डॉक्टर परियार इनका सवाल ये है कि हमने देखा है कि रबी मक्का के पौधों की ऊंचाई कम रहती है, जिससे उसमें लगा मक्का भी छोटा और कम दानों वाला होता है, क्या करें? जी
ये ऐसा कोई मतलब कोरिलेशन या रिलेशन नहीं है। जनरली नॉर्थ इंडिया में ये सही बात है कि मक्का की हाइट रबी में कम रहती है। अच्छा। हाँ, बट ये इसका कोई कोरिलेशन नहीं है कि उसका दाना भी छोटा होगा और उसका भुट्टा भी छोटा होगा, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे तो इसका जो पीरियड है जनरली क्या होता है नॉर्थ इंडियन कंडीशन के अंदर कि हमारा जनवरी तक उसकी कोई बढ़वाड़ नहीं हो पाती है। तो और ये चाहे उसको नवंबर एंड में सोइंग किया हो या नवंबर में मिड में किया हो, लेकिन जनवरी एंड तक उसकी कोई ज़्यादा बढ़वाड़ नहीं हो पाती है, क्योंकि वो टेम्परेचर लो रहता है और बढ़वाड़ नहीं, इसलिए बढ़वाड़ नहीं हो पाती। और हम उसमें पौधे में नत्रजन भी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम डालेंगे तो वो सकुलेंट हो जाएगा और उसके बाद उसमें फ्रोस्ट का इफेक्ट इंजरी होगी। तो इसलिए ऐसा कोई नहीं है। आप जब वेराइटी सेलेक्ट करते हो रबी सीजन में, क्योंकि कई सीजन स्पेसिफिक वेराइटीज भी है, तो आप जो अगर वैरायटी सेलेक्ट सही कर लेते हो तो ऐसा कोई बात नहीं है कि आपका भुट्टा भी छोटा रहेगा और हाइट के साथ साथ ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं है। अच्छा भुट्टा भी होगा और आपकी पैदावार भी अच्छी होगी, वैरायटी सिलेक्शन। और लेकिन इसमें क्या होता है कि अपन थोड़ी खाद की मात्रा भी इसमें ज्यादा चाहिए, क्योंकि इसका ड्यूरेशन लंबा होता है। तो हम डॉक्टर परिहार, मेरा अगला सवाल ये आपसे ये है कि अच्छी पैदावार हो, जो बढ़वार हो वो अच्छी हो, दाने अच्छे बने, इसके लिए जो पोषक तत्व प्रबंधन है वो किस तरह से करे किसान? पोषक तत्व प्रबंधन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो जैसे मान लो बुआई के साथ जो पोषक तत्व हमें डालने हैं, जैसे मान लो फॉस्फोरस की पूरी मात्रा, पोटास की भी पूरी मात्रा और नत्रजन की जनरली 20% से लेकर 30% की मात्रा बुआई के समय डालनी चाहिए। उसके बाद अगर किसान भाई इसको 2 या 3 स्प्लिट में डालता है, मतलब जैसे मान लो उसको 150 किलो नत्रजन डालनी थी, तो 30 किलो मान लो शुरू में डाल दिया, तो 120 किलो के अब जो बची हुई 120 किलो को वो 3 या 4 भागों में बांट के डाले बराबर मात्रा में, और वो भी डिफरेंट अपने स्टेज के अनुसार, जैसे कि निहाई जिसे 6 से 8 पत्ती के आ जाए फसल, उसके बाद डाले। लेकिन मैं इसमें ये फिर कहना चाहूँगा कि जब नॉर्थ इंडियन कंडीशन में अभी जो है 6 से 8 पत्ती हो तो भी हमें नाइट्रोजन नहीं डालनी है। जी जी। और उसके बाद जैसे माफ कीजिएगा डॉक्टर परिहार, यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। धर्मेश सिंह जी इस वक्त उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेश जी स्वागत है आपका। जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन कृपया पहले टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, रुकावट आएगी इससे बातचीत में। जी बताएं। मैम मुझे मक्का बोनी है, तो उसके लिए कौन सा समय सही रहेगा, किस टाइम पे बोएंगे? जी ठीक है डॉक्टर परिहार बताएं। मक्का बोनी है, मक्का में तो तीनों सीजन में आप मक्का की बुआई कर सकते हो। जी। अब मेरे हिसाब से रवि का समय बीत चुका है। हाँ रवि का समय लगभग अब बीत चुका है, तो रवि के लिए कोई, क्योंकि अगर एक चीज अभी लगाओगे तो जाके वो जब टेम्परेचर हमारा नॉर्थ इंडिया में बढ़ेगा तो अगला वक्त कब आने वाला है जब वो बुआई कर सकते हैं, उसकी तैयारी मेरे हिसाब से फरवरी एंड या मार्च में उनको लगाने, जो जायद की फसल है, या फिर वो मानसून सीजन में जाके अपनी फसल, जैसे कि जिसको हम खरीफ सीजन की बोलते हैं, क्योंकि अगर अभी फसल लगाएंगे तो उनका जो ग्रेन और जो फीलिंग जैसे फ्लोरिंग होगा तो वो हाई टेम्परेचर के साथ कोइंसाइड हो जाएगा, उसको हम टेसल ब्लास्टिंग कहते हैं, जिससे कि वो प्रॉपर दाने नहीं बन पाएंगे और उनकी पैदावार कम होगी और उनको किसान भाइयों को मुनाफा नहीं होगा। तो इसलिए मैं बिल्कुल, तो धर्मेश जी रबी का समय तो निकल गया है, लेकिन जायद या फिर खरीफ में आप बुआई कर सकते हैं और उसके लिए पहले से तैयारी कर ले, खेत की तैयारी कर ले, बीज की व्यवस्था, बीजोपचार, तमाम चीजें कर ले, और सही समय पर अगर आप बुआई करेंगे तभी आपको अच्छी फसल मिलेगी। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और रबी मक्का की खेती के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। अगर आप इन विषयों के बारे में कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप ईमेल भी भेज सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। रितेश जी छपरा बिहार से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रितेश जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी नमस्कार, बताएं। छपरा बिहार से करता हूँ जी। और सवाल मेरा ये कि 1 हेक्टेयर खेत में गड्ढी तरीके से लगाना हो तो उसका खर्च कितना आएगा, और जो बोरवेल उसमें होता है तो बोरवेल की गहराई कितनी होनी चाहिए, पानी की गुणवत्ता क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा विस्तृत जी। डॉक्टर योगेश बताएं। जो मैंने पहले भी बताया है कि जो आपको टपक सिंचाई अगर लगाना है 1 हेक्टेयर में तो उसकी स्पेसिंग के हिसाब से उसके 1,25,000 से 55,000 आपका स्पेसिंग अगर जो है कम है तो 1,25,000 रुपये तक की आपको लागत आती है, और स्पेसिंग अगर ज़्यादा है तो 55,000 से 60,000 रुपये की आपको लागत आएगी। और इसमें से जो है सरकार जो है उसमें 45% और 55% की सब्सिडी आपको मुहैया कराई जाएगी। जी बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं, और इसके साथ ही यहाँ पे डॉक्टर परिहार मैं आपसे जानना चाहूंगी कि रबी मक्का की अच्छी उपज हासिल करने के लिए जाहिर तौर पर फसल को रोग व कीट से मुक्त रखना भी बहुत जरूरी है। तो किस तरह के रोग व कीट का प्रकोप हो सकता है और किसानों को आप क्या सुझाव देंगे? अभी के जो रबी का मौसम है उसमें जो मुख्य क्योंकि बीमारी कोई स्पेसिफिक बीमारी इस मौसम में जनरली मक्का में नहीं आती है। लेकिन जो कीट है जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि फाल आर्मी वर्म जिसको बोलते हैं कि स्पोडोप्टेरा फ्यूजीपर्डा नाम से जाना जाता है, वो उसका अटैक हाल ही के वर्षों में बहुत मतलब ज़्यादा हो रहा है। वो खरीफ में भी हो रहा है और रबी के मौसम में भी हो रहा है। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी जो दवाई बताई है, जैसे कि इमामेक्टिन बेंजोइड नाम की एक दवाई आती है, उसको 0.4 ml पर लीटर के हिसाब से किसान भाई उसके वर्ल्ड में स्प्रे करने चाहिए। उसके अलावा उसमें जैसे कोराजन नाम का एक जो इंसेक्टिसाइड जो दवाई आती है उसको भी 0.4 ml पर लीटर की नाम से किसान भाई स्प्रे कर सकते हैं। जिसपे और एक और दवाई जैसे स्पोनोटेरम नाम के दवाई आती है जिसको कि लार्गो के नाम से भी जाना जाता है, उसको 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से किसान भाई डाल सकता है। और अगर एक और जैसे कि पिंक स्टेम बोरर नाम का एक सिसेमिया इन्फ्लुएंस एक कीड़ा होता है, उसका भी कभी कभी अटैक मक्का की रबी की सीजन में हो जाता है। तो उसके लिए भी जो मैंने जो दवाई बताई कोराजन नाम की जो दवाई है वो उसके लिए भी इफेक्टिव है, और जिसे उसको जो अप्लाई करने की मात्रा है 0.3 ml से लेके 0.4 ml तक वो किसान भाई इसको यूज कर सकता है और उससे अपने जो इंसेक्ट पेस्ट है उनको मैनेज कर सकता है। बिल्कुल जी हाँ। तो फसलों को बिल्कुल भी रोग व कीट से मुक्त रखना बेहद जरूरी है, तभी आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, गुणवत्ता युक्त उत्पादन ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर योगेश आपसे जानना चाहेंगे कि टपक और स्प्रिंकलर के बारे में आपने बताया कि पानी की बचत होती है, साथ ही उपज भी बहुत अच्छी होती है। तो योजना का लाभ उठाते हुए किसान इसे लगा तो लेते हैं, लेकिन इसके साथ ही इसके रख रखाव की भी जरूरत होती है ताकि ये लंबे समय तक चले। तो ऐसे में क्या इनके मेंटेनेंस के लिए भी सरकार से किसी प्रकार की मदद मिल जाती है? इनके रख रखाव से जुड़ी हुई किस तरह की जानकारी आप देना चाहेंगे किसानों को? टपक और फव्वारा सिंचाई के लिए लगाने के बाद योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार
3 साल तक का मेंटेनेंस जो है वो कंपनी खुद जो है मुहैया कराएगी किसान को। अगर किसान को कोई भी सिस्टम में अगर दिक्कत आता है तो आप अपने कंपनी या डीलर से आप संपर्क करें और इसमें मेंटेनेंस का पूरा लाभ लें। इसके बाद भी अगर इसमें जो है मुख्यतः कुछ बिंदु है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें बरसात के दिनों में सिस्टम को बाहर निकालने की ज़रूरत होती है। जो खेत में पानी भरा होता है तो उस टाइम पे इरिगेशन की ज़रूरत नहीं होती है, उसको बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद इस सिस्टम को आप जो है चूहे या अन्य जो कीड़े हैं उनसे भी बचाने की ज़रूरत होती है। उसके बाद उसमें लवणीयता अगर आती है या सिस्टम में कोई कचरा वगैरह आता है तो उसको निकालने के लिए आप फ्लशिंग यूज़ करिए और सिस्टम को बिना फिल्टर के आप यूज़ मत करिए। जी जी, तो बिल्कुल ये बातें हैं जिनका ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, तभी स्प्रिंकलर हो या ड्रिप हो इसका लंबे समय तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। डॉक्टर योगेश और डॉक्टर परिहार, आप दोनों ने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है आज इस कार्यक्रम में। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो विस्तार से जाना आपने कि किस तरह से रबी मक्का की खेती आप कर सकते हैं और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ किस तरह से लिया जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं और हेलो किसान कार्यक्रम के कल के विषय के बारे में आपको बता दें। कल हेलो किसान कार्यक्रम में विषय रहेगा शरतकालीन फूल की खेती में समसामयिक कार्य और इसके अलावा लीची के बागों की देखभाल। इन विषयों पर कल कार्यक्रम में बातचीत होगी। इस बीच आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। जब भी आप हमें ईमेल भेजें अपने नाम के साथ साथ स्थान का भी नाम जरूर लिखें। इसके अलावा सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इनके जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और तमाम जानकारियां दोबारा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।